हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्शन का कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे हम, न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल लिखा है और आज हम लोग जो रेट कांस्टेंट के का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म था उसको मॉडिफाई करते हुए भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़े आसान क्वेश्चन से शुरुआत है आज की। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 into वाटर एंड ऑक्सीजन फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग टाइट्रेटिंग रिएक्शन मिक्सचर। कुछ कहानी सुना रखी है हमें। डेटा पे आता हूँ सीधा कि क्या हमें वो बता रहा है डेटा के अंदर। कंसंट्रेशन H2O2 का गिवन है। रिएक्शन में H2O2 एक रिएक्टेंट था, वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा था। रिएक्शन एक बार प्रेडिक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है कि H2O2 वाटर प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो रहा है। सी दिस, ये हमारे पास कुछ रिएक्शन हो रहा है और के निकालना है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टेंट की अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे कंसंट्रेशंस गिवन हैं। तो मैं यहाँ पे के का फार्मूला कुछ ऐसा कर देता हूँ, जो मैंने ट्रेडिशनल फार्मूला लिखा है यहाँ पे, उसी से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए नोट रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट का टी टाइम पे कंसंट्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँ, टाइम टी कोई भी एक टाइम पुट कर देता हूँ, 30 पुट कर देता हूँ। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.55 डिवाइडेड बाई टी टाइम पे कंसंट्रेशन है 0.31। यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कुछ लगभग बता रहा हूँ, सॉल्व करके देख लेना। 1.98 इंटू 10⁻⁻² के आसपास आएगा पर मिनट। ये हमारा रेट कांस्टेंट के होगा। अगर आप यहाँ पे 60 पुट करते हैं टाइम और यहाँ कंसंट्रेशन 0.17 तो भी लगभग यही आंसर आएगा। अगर आप टाइम 90 पुट करते हैं, कंसंट्रेशन 0.085 तो भी आपका लगभग यही आंसर आएगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल था जो हम लोग पीछे पढ़ते आए। एक बात और बता के आया हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये सब गैसियस फॉर्म में हो और यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2O2 गिवन्स हो एटमॉस्फेयर में या MMHg में, तो भी आपको सेम ऐसे ही P0/P करना होता था। इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा के आया हूँ। तीसरा फॉर्म मैंने बोला कि यहाँ पे मान लीजिए टोटल प्रेशर गिवन हो। टोटल प्रेशर गिवन होगा तो फिर वो प्रेशर घटेगा नहीं, बढ़ेगा। 2 मोल रिएक्टेंट है, 3 मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में जो प्रेशर रहेगा बाद में वो प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। कब? जब यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ हो। और जब टोटल प्रेशर दिया हुआ होगा तो आपको इंडिविजुअल प्रेशर H2O2 का निकालना होगा। यहाँ इनिशियल प्रेशर H2O2 का पुट करना होगा, यहाँ प्रेशर ऑफ H2O2 एट दिस टाइम, वो जैसा P0 इज 0 P0 माइनस P देन P कुछ ऐसा करके मैं करता था, वैसा आपको करना होगा। लेकिन अगर सपोज इन तीनों से डिफरेंट कुछ हो, ये मैंने 3 ऑप्शन आपको बता दिए इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन यही जो आपको दिखा रखा है, दूसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर ऑफ H2O2, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन हो और आपको इंडिविजुअल प्रेशर निकालना हो। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक और डाटा के साथ इसे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन वही है, बस डाटा बदल गया है। डाटा को देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है यहाँ 10 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे और इन्फिनिटी पे। वही के निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। रिएक्शन तो वही है, H2O2 कन्वर्टिंग इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन। अब मुझे जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला याद है, वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला तो वही है, K इज इक्वल टू 2.303/T log A0/A, या A/A-x लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसा भी लिख सकता था। यहाँ पे लिख देता हूँ 2.303/T log A/A-x। वो तो एक ही बात थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों बातों में। लेकिन मुझे तो इन फार्मूलाज में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पता हैं,
और यहाँ रिएक्टेंट का कोई जिक्र ही नहीं है, जो भी बात बताई है वो प्रोडक्ट को लेके बताई है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को लेके बताई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनी टाइम t 10, 15 और 20 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि ये कितना डिकम्पोज हुआ इस बात पे। अगर ये जैसे मान लो ये बैलेंस रिएक्शन है, अगर मान लो ये 2 मोल टूटा होगा तो ये 1 मोल बना होगा, अगर ये 0.2 मोल टूटा होगा तो ये 0.1 मोल बना होगा, अगर ये 0.02 मोल टूटा होगा तो ये 0.01 मोल बना होगा। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स को मैं वॉल्यूम की सेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टाइम t that is directly proportional to amount of H2O2 decomposed, amount of H2O2 decomposed, ये होता था amount of H2O2 decomposed A माइनस एक्स, याद कर लीजिए। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A था, ये 0 था, इसका सपोज x टूट गया तो ये x बन गया, ये x/2 बन गया, ऐसा कुछ रिएक्शन में मैं लिखता था। तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती थी एट टाइम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती थी, तो ये x था अमाउंट डिकम्पोज्ड। तो मैं कह सकता हूँ कि विट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड मीन x। इसको देखें, टाइम एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक रिएक्शन को चलने दिया, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने दिया, उस टाइम पे निकलने वाला वॉल्यूम है। तो जो फाइनली वॉल्यूम निकला होगा इनफाइनाइट टाइम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि टोटल कितना H2O2 था। अगर H2O2 2 मोल था इनिशियली तो ये 1 मोल बना होगा, अगर ये 10 मोल था तो ये 5 मोल बना होगा। मतलब ये जो वॉल्यूम निकला है वो सीधा सीधा रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता रहा होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ H2O2 इनिशियली टेकन, जितना ज़्यादा इनिशियली लिया गया होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे फाइनली इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम निकला होगा A। और बस मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करता हूँ, K = 2.303/T log, जहाँ A लिख रहा हूँ वहाँ V इन्फिनिटी लिख देता हूँ, ये देखिए, और जहाँ x लिख रहा हूँ वहाँ vt लिख देता हूँ, और मेरे पास ये एक नई फॉर्मेट पे वही फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कोई एक k कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, यहाँ k दैट इज़ इक्वल टू 2.303/t, कोई भी एक देख लीजिए आप, 10 ले लेता हूँ, log v इन्फिनिटी 34.75 ले लेता हूँ, 34.75 माइनस, और t टाइम पे जो वॉल्यूम आया है 6.3। इस सारी वैल्यू को जब मैं सोल्व करूँगा लॉग वैल्यू देख के, तो अप्रॉक्सीमेट 0.0198 पर मिनट वो मेरा आंसर होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग जगहों पे निकाल सकते हैं, जैसे 15 पे निकाल लीजिए, 20 पे निकाल लीजिए, यहाँ वैल्यूज़ चेंज करके 20 पे ये 11.4 हो जाएगा, 15 पुट करते हैं तो 8.95 आ जाएगा। 2-3 वैल्यूज़ जो आ रही हैं उनका एवरेज आप के की फॉर्म में यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये एक नया फॉर्मूला मिला जो अभी तक हमने पढ़ा उससे डिफरेंट। कब यूज़ करना है ये फॉर्मूला, जब भी आपको किसी डेटा में प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन हो, प्रोडक्ट की गैसियस फॉर्म का वॉल्यूम गिवन हो, तब आपको ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना होगा। क्वेश्चन अलग हो सकता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बता रहा हूँ, वो कुछ ऐसा कह सकता है लाइक, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा कह सकता है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इनटू N2 एंड वाटर वॉल्यूम ऑफ N2 वाज ऑब्टेन्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या वो कुछ ऐसा कह दे, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू CO2 एंड वाटर फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर CO2, ऐसा कुछ कह दे। इन सभी सिचुएशंस के अंदर आपको यही V इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT यूज़ करते हुए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर सपोज मैं एक बार फिर यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा चेंज कर दूँ और अब की बार मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगा दूँ इन मिलीलीटर्स और टाइम डेटा में एग्जैक्टली यहाँ पे चेंज करना होगा मुझे। ये चेंज डाटा है, इसमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 मिलीलीटर्स में आपको बता रखा है कि मिलीलीटर्स में क्या वॉल्यूम यूज़ हो रहा है KMnO4 का। अब फिर हमारे लिए एक बार परेशानी बढ़ गई है हमारी। मैं वो रिएक्शंस रिकॉल करूं, H2O2 कन्वर्टेड इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें तो मुझे कहीं KMnO4 नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये KMnO4 क्या कर रहा होगा। तो ज़रा रिएक्शन में आप जाइए और आप थोड़ा सा अपनी प्रीवियस नॉलेज को एक्सप्लोर करें। आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और H2O2 हालांकि वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट वो यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ही एक्ट करेगा क्योंकि KMnO4 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या किया गया होगा, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ फ्लास्क्स ले लिए और उनके अंदर इक्वल अमाउंट H2O2 का डाल के रख दिया, H2O2 जिसका कैरेक्टर है डिकम्पोज होना वाटर प्लस ऑक्सीजन में। अब ये H2O2 वाटर प्लस ऑक्सीजन में तीनों में डिकम्पोज होना था। ये इधर देखिए मैंने एक ब्यूरेट यहाँ पे अटैच कर रखी है स्टैंड पे, जिसके अंदर मैंने KMnO4 भरा हुआ है। ये KMnO4 H2O2 के साथ टाइट्रेट किया जा सकता है। अगर मुझे H2O2 की अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो मैं इसको KMnO4 से टाइट्रेट करके सिंपली M1V1/N1 = M2V2/N2 रिलेशनशिप निकाल सकता हूं, जो आपको क्लास 11th में रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर बताया गया था, एसिड बेस टाइट्रेशन में बताया गया था। और यहाँ पे भी आप उसको अगर फॉलो अप लें तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने H2O2 ले रखा है और यहाँ मैंने KMnO4 ले रखा है। टाइट्रेट करता हूँ तो KMnO4 H2O2 से रिएक्शन करता चला जाएगा। KMnO4 का अपना डार्क पर्पल सा कलर होता है, वो जैसे ही H2O2 में आप एक ड्रॉप डालेंगे वो H2O2 से रिएक्शन कर जाएगा, मतलब उसका कलर गायब हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रॉप डालेंगे, वहाँ पड़े H2O2 से वो रिएक्ट कर जाएगा, उसका कलर फिर गायब हो जाएगा और तब तक उसका कलर गायब होता रहेगा जब तक नीचे आपके फ्लास्क में H2O2 पड़ा हुआ है। जैसे ही H2O2 ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली ड्रॉप अपना लाइट पिंकिश कलर वहाँ शो करेगी फ्लास्क में। तो ये मैंने T = 0 पे H2O2 उठा के यहाँ रखा है और टाइट्रेट करूँगा। तो स्लो मैं KMnO4 की ड्रॉप्स इसके अंदर डालता जाऊंगा और H2O2 से वो रिएक्शन करती चली जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे आके यहाँ KMnO4 अपना पिंक कलर देगा, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अब H2O2 ख़त्म हो चुका है। वो वॉल्यूम मैंने नोट कर लिया 0 टाइम पे, मतलब H2O2 को अभी डिकम्पोज होने ही नहीं दिया। हाँ, इनमें डिकम्पोजिशन चल रहा है, अभी इनमें डिकम्पोजिशन चल रहा है। इसमें होने से पहले ही मैंने इसको टाइट्रेट करके वॉल्यूम KMnO4 का कितना यूज़ हो रहा है वो मैंने नोट कर लिया। अब मैंने 10 मिनट के बाद दूसरी फ्लास्क उठाई। अब उसमें तो 10 मिनट तक डिकम्पोजिशन चलता रहा होगा, उसमें तो H2O2 की अमाउंट डेफिनेटली कम हो चुकी होगी। मैं यहाँ लेके आया और मैंने KMnO4 से टाइट्रेट करना शुरू किया। क्योंकि H2O2 का अमाउंट सेकेंड फ्लास्क में 10 मिनट्स में कम हो चुका था, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड KMnO4 है न्यूट्रलाइजेशन के लिए वो भी कम ही यूज़ होगा। आप देखिए सेकेंड टाइम में 29.8 ml यूज़ हुआ। मैंने फिर थर्ड फ्लास्क को उठाया 20 मिनट्स के बाद, उसमें तो H2O2 डेफिनेटली और टूट चुका होगा। जब मैं उस थर्ड फ्लास्क को यहाँ टाइट्रेट करता तो वॉल्यूम यूज़ होता सिर्फ 19.3, मतलब H2O2 की अमाउंट थर्ड फ्लास्क में 20 मिनट बाद और भी कम हो चुकी थी और ऐसे लगातार घटती जाएगी। जो 0 टाइम पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हो रहा था वो डायरेक्टली डिपेंड करता था कि H2O2 आपने स्टार्टिंग पे कितना लिया। जितना ज़्यादा आप H2O2 लेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होने वाला था। तो मैं कह सकता हूं कि V0 जो होगा वो इनिशियल
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसी भी टाइम पे आप जो वॉल्यूम देख रहे थे इसमें 10 मिनट्स पे या 20 मिनट्स पे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था कि H2O2 कितना बचा हुआ है। H2O2 जितना बचा होता था उसके हिसाब से वॉल्यूम लगता था, क्योंकि KMnO4 का वॉल्यूम तो उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिएक्टेंट की अमाउंट बताने के लिए। तो VT वॉल्यूम एट एनी टाइम दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 लेफ्ट अनडिकम्पोज्ड इन फ्लास्क, मतलब ये ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती थी जो अनडिकम्पोज्ड होती थी, अनरिएक्टेड होती थी, लेफ्ट अनरिएक्टेड होती थी। तो मैं अपने उस फॉर्मूले पे दोबारा अगर जाऊं जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं नॉर्मली यूज़ करता हूं, तो मैं कह सकता हूं यहाँ कुछ ऐसा रहता था वो K दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई T log ए नोट की जगह मैं लिख देता हूँ वी नोट और ए की जगह लिख देता हूँ मैं वी टी। तो ये मेरा एक नया फार्मूला बन के निकला है वी नोट बाई वी टी। अब आपको वी नोट का वैल्यू पता है, सी हेयर मैं यहाँ इन फ्लास्क को अब हटा देता हूँ। मुझे पता है जो वी नोट है वो गिवन है 2.303 बाई टी 10 ले लेता हूँ, लोग वी नोट दे रखा है 46.1 और वी टी दे रखा है 10 मिनट्स पे क्या वॉल्यूम दे रखा है आप देख ही सकते हो 29.8। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 0.0435 पर मिनट आपका आंसर होगी। नेक्स्ट टाइम आप चाहें तो यहाँ 20 और यहाँ 19.3 पुट कर सकते हैं, फिर दोबारा के निकाल सकते हैं, लगभग यही आंसर आपको यहाँ दिखाई देगा। रिएक्शन यही रहेगी सदा, कोई ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा भी कुछ कर सकता था, ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू CO2 ऑन हीटिंग गिव सो एंड सो। तो KMnO4 इस ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक नहीं, इस ऑक्सैलिक एसिड का भी कंसंट्रेशन आपको प्रेडिक्ट करके दे सकता है। ऐसे ही जहाँ मैंने H2O2 लिया हुआ था वहीं ऑक्सैलिक ले लूँगा तो KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सेम ऐसे ही कुछ रिएक्शन रहेगा। बट आप ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसे रीजेंट का वॉल्यूम गिवन है, ऐसे रीजेंट का वॉल्यूम गिवन है जो आपको किसी रिएक्टेंट की अमाउंट के बारे में आइडिया देता हो, तो उस टाइम पे आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है तो वी इन्फिनिटी बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी वाला करना है। अगर किसी रीजेंट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स वॉल्यूम गिवन हो जो रिएक्टेंट की अमाउंट को बताता हो, तो आपको फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और अभी दिमाग में आना शुरू हो जाता है, अच्छा सर अगर प्रोडक्ट का गिवन हो तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन पे फोकस करें आप। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, ये कुछ कैटलिस्ट डाला हुआ है और टाइट्रेशन किया गया है। और पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की। ऐसी कुछ रिएक्शन बनेगी, कुछ नाम तो बोला नहीं है एस्टर का, तो मैं भी बिना नाम के ही लिख देता हूँ। एस्टर प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल, ये मेरे पास रिएक्शन होती है। ठीक है, कैटलिस्ट यूज़ किया गया है HCl, कोई बात नहीं, मुझे उसकी कंसंट्रेशन से वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हर बार मैं सेम यूज़ करूँगा। और NaOH से मैं टाइट्रेट करूँगा। ये लीजिए ब्यूरेट तैयार है हमारे पास जिसके अंदर NaOH फिल कर दिया है, और यहाँ मैं फ्लास्क में अपने रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट करूँगा। वेरी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी ये कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। एक्चुअली जो NaOH है, जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यहाँ दिखा रहे हैं, वो पक्का आपको इस एसिड की अमाउंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये इस एसिड का रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंस होगा उसके बारे में ही वो बता रहे हैं। सी हेयर, एज पर दिस डाटा मेरे पास यहाँ 4 फ्लास्क्स हैं। सभी फ्लास्क्स के अंदर मैंने इक्वल अमाउंट, इक्वल वॉल्यूम
एस्टर, वाटर और कैटलिस्ट का डालना है, रिएक्टेंट्स का। चारों फ्लास्क में एस्टर, वाटर और कैटलिस्ट का इक्वल अमाउंट डालना है। यहां NaOH जो भी मुझे कंसंट्रेशन बता रहा है वो फिल कर लेना है। 0 टाइम पे मुझे ये फ्लास्क उठाना है, 0 टाइम पे, मतलब रिएक्शन होने ही नहीं देना। जस्ट इसको मैं आइस मिक्सचर में रख दूंगा तो रिएक्शन फ्रीज हो जाएगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। 0 टाइम उसी को बोलूँगा कि इन सब को डालते ही रिएक्शन होने नहीं दिया और नीचे चला गया टाइट्रेट करने। कोई सुटेबल इंडिकेटर डाल लूँगा, इन तीनों को यहीं पड़ा रहने देता हूँ, इन तीनों में ये रिएक्शन चलने देता हूँ। और जब मैं यहाँ पे टाइट्रेट करूँगा 0 टाइम पे जाके, तो आप देखिए ये एसिड तो अभी बना नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, जो है वो ये 3 है और इन तीनों में ये एसिड है। तो जो NaOH यहाँ पे कंज्यूम होगा, लाइक मैंने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला होगा, NaOH की कुछ ड्रॉप्स डलेंगी, वो कुछ ड्रॉप्स इस HCl से रिएक्शन करेंगी। जब ये पूरा HCl ख़त्म हो जाएगा तो वो NaOH उस फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से रिएक्शन करेगा और अपना स्लाइट पिंक कलर देगा। मतलब जो वॉल्यूम ये यूज़ हुआ है 0 टाइम पे, उसमें इस एसिड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इस एसिड का कंट्रीब्यूशन है। मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम यूज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये 0 टाइम पे जो फ्लास्क आपने उठा के टाइट्रेट की, उसके लिए जो वॉल्यूम NaOH यूज़ हुआ वो एक्सक्लूसिवली इस कैटलिस्ट के लिए था। चलो ठीक है, 20 मिनट बाद मैं दूसरी फ्लास्क उठाता हूँ, वहाँ 20 मिनट तक ये रिएक्शन चलती रही है। वहाँ इस कैटलिस्ट के साथ साथ ये एसिड भी बन चुका है। तो जब मैं सेकंड फ्लास्क को यहाँ टाइट्रेट करूँगा तो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम होगा वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा होगा। ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है 1.49 ml का, वो डेफिनेटली इस एसिड की वजह से ही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम जो किसी भी टाइम पे आपको लगता दिख रहा है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। कैटलिस्ट तो उसमें भी था, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे कैटलिस्ट नहीं था। सेकंड फ्लास्क में भी कैटलिस्ट तो आपने डाल ही रखा था, प्लस में जो प्रोडक्ट एसिड आपका बना उस वजह से एसिड फॉर्म्ड प्लस कैटलिस्ट यूज्ड। या मैं यूं भी कह सकता हूं VT माइनस V0, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड। कितना एसिड वहाँ पे बना है उस टाइम पे, ये उस एसिड की अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही मैं 75 मिनट पे तीसरी फ्लास्क को यहाँ ले आऊँगा तो मैं देखूँगा वहाँ वॉल्यूम और ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो एसिड और ज़्यादा बन चुका था अगले कुछ 55 मिनट्स में। रिजल्टिंग जो मुझे यहाँ वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम होता दिखा वो फिर दोबारा से कैटलिस्ट प्लस एसिड फॉर्म्ड, यानी कि यही बात रह जाएगी। फिर मैंने रिएक्शन को पूरा हो जाने दिया इनफाइनाइट टाइम तक और उस टाइम पे देखा तो जो वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम यूज़ हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट प्लस टोटल एसिड फॉर्म्ड। या मैं यूं भी कह सकता हूं यहां कि अगर मैं V इन्फिनिटी माइनस V0 कर दूं, V इन्फिनिटी माइनस V0 कर दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल एसिड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एट इनफाइनाइट टाइम। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए अब थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक बार ये सब सिस्टम मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस रिएक्शन को भी फॉर द मोमेंट हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो फार्मूला जो हमारे लिए सदा फ्रूटफुल रहा
के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब मैं इसको मैनिपुलेट करते हुए नया फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा। सी, इस डेटा को भी अभी चलो रख लेते हैं डेटा को। तो सी हियर, अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड, रिएक्शन में जो भी अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड होता है किसी भी टाइम पे, सी मुझे लगता है रिएक्शन दोबारा लिखनी पड़ेगी, एस्टर प्लस वाटर दैट गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल, ये था। तो किसी भी टाइम पे जो एसिड फॉर्म होगा वो सीधा सीधा डिपेंड करता है कि एस्टर कितना डिकम्पोज हुआ। अगर ये 1 मोल डिकम्पोज हो गया तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये 0.1 डिकम्पोज हो गया तो ये भी 0.1 बनेगा, ये 0.01 डिकम्पोज हुआ तो ये भी 0.01 बनेगा। 1 मोल ईच इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x है अमाउंट ऑफ एस्टर डिकम्पोज्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड एट एनी टाइम, यानी कि Vt माइनस V0। ये जो x होगा ना, वो अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड जो होगा वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि कितना एस्टर डिकम्पोज हुआ। और जो फाइनली आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल एसिड फॉर्म्ड दिखा था, यानी कि V इंफिनिटी माइनस V0, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा कि इनिशियली आपने एस्टर कितना लिया। जितना ज़्यादा आप एस्टर लेंगे उतना आपको टोटल एसिड फाइनली फॉर्म्ड होता दिखाई देगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, मैं इसके अंदर जस्ट ये वैल्यूज़ पुट करूँगा, k दैट इज़ इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a की बजाय पुट कर देता हूँ यहाँ V इंफिनिटी माइनस V0, यहाँ पे भी पुट कर देता हूँ V इंफिनिटी माइनस V0 माइनस Vt की जगह पुट कर, x की जगह पुट कर देता हूँ Vt माइनस V0 एंड C। इसको जब मैं फर्दर मॉडिफाई करूँगा 2.303 बाई टी लॉग V इंफिनिटी माइनस V0 बाई V इंफिनिटी माइनस Vt, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया k का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। समटाइम इसका ये डेरिवेशन भी आपके काम का हो सकता है। के निकालने का ये फॉर्मूला दिखाया मैंने, बस काम पेंडिंग कुछ नहीं है। V इन्फिनिटी फिक्स वैल्यू है 43.95 पुट कीजिए, V0 फिक्स वैल्यू है 22.24 पुट कीजिए। यहाँ पे भी V इन्फिनिटी पुट करना है, बस इन दो वैल्यूज़ में खेलना है आपको। T पुट कीजिए 20, Vt पुट कीजिए 21.73, T पुट कीजिए 75, Vt पुट कीजिए 25.20 और आप अपने आंसर को रिपोर्ट करें। ये आपका रेट कांस्टेंट के होगा। दो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसका एवरेज रिपोर्ट करें, वो डेफिनेटली आपका आंसर होने वाला है। ये रेट कांस्टेंट के स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए था। बच्चे जनरली ये जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वर्ड देखते हैं तो देखते ही रट्टा मार लेते हैं कि हमें ये फार्मूला याद रखना है। ध्यान रखें, ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन हो। जब भी कोई एक ऐसा रीजेंट गिवन हो जो आपको प्रोडक्ट की अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता हो, KMnO4 वाला रिएक्टेंट की अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता था, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता हो, तो उस टाइम पे हम इस फार्मूले को यूज़ करके रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में सारी कहानी ऐसे ही सुना रखी हो और यहाँ पे वो एस्टर्स की कंसंट्रेशन दे दे, एक NCERT का क्वेश्चन है एज इट इज़ जहाँ टाइम इंटरवल्स पे एस्टर्स की कंसंट्रेशन दे रखी हैं, तो आपको फिर इसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, रादर वही A0/A करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ ये कहानी लिखने से फॉर्मूला यूज़ ना करें, यहाँ इस डेटा को एनालाइज करके कि वो मुझे क्या बता रहा है, क्या वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस बता रहा है या वो रीजेंट की कंसंट्रेशन बता रहा है जो प्रोडक्ट की अमाउंट बताता हो। तो प्रोडक्ट की अमाउंट रीजेंट अगर बताता है तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, रिएक्टेंट की अमाउंट बताता हो तो पीछे KMnO4 वाला बताया था, या अगर प्रोडक्ट्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस वगैरह बता रहा था तो स्टार्टिंग के कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको बताए। तो ये सारी कहानी जो हम पढ़ रहे थे वो मॉडिफाइड फॉर्मेट्स थे रेट कांस्टेंट के लिए। एक फॉर्मेट और पढ़ेंगे हम यहाँ पे जिसमें कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन का डिस्कशन है नेक्स्ट लेक्चर में। पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। गुड बाय।